हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं। और यह अनसॉल्व पेपर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 का है, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। यानी यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कई साल के प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं और इन सभी प्रश्न पत्रों का यह संग्रह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। और यह आपका गणित का अनसॉल्व पेपर है। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित सेट 5 2023 822 EA इस पेपर को हम लोग हल करने वाले हैं। यानी सेट 5 2022 का जो पेपर है इसको हम लोग हल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 लिखा हुआ। पार्ट 1 का मतलब कि इस पार्ट में हम लोग सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर नहीं होगा, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर हो, यह पेपर आपके अनसॉल्व पेपर में मिलेगा। कैसे मिलेगा यह मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे अभी आपको देखिए, यहाँ पे कैसे आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पहले सेट 5 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेट 5 आपके मॉडल पेपर में या अनसॉल्व पेपर में कैसे मिलेगा, तो आपको यह कोड नंबर ध्यान रखना है 822 EA। और आप 2023 के पेपर में जब इस कोड नंबर को ढूंढेंगे तो आपके उस अनसॉल्व पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। वह सेट 5 में न मिलकर किसी और सेट में मिलेगा, सेट 3, सेट 2, सेट 1 किसी में भी हो सकता है। तो वहां पे आप जाकर इसको ढूंढ सकते हैं। पेपर आपका सिमिलर यही होगा, सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। अब देखिए यह जो पेपर है आपका 2023 बोर्ड एग्जाम का है और यह आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप पिछले साल के 10 से 12 साल तक के मॉडल पेपर को कर लेते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को कर लेते हैं, तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। और मैं इस चैनल पर आपको 2022, 2023 और 24 दोनों ईयर के सभी प्रश्न पत्र को कंप्लीट कराने वाला हूं, यानी सभी सेट। और 2024 के सभी प्रश्न पत्रों को ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और 2023 का 4 सेट जो है पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यह 5वां सेट है जिसमें प्रत्येक प्रश्न को मैं कॉन्सेप्ट सहित एक कॉन्सेप्ट सहित आपको बताने वाला हूं। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और पेन और कॉपी लेकर बैठना है ताकि प्रत्येक प्रश्न को आप नोट कर सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। आज की इस वीडियो में 1 से 20 तक के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित सेट 5 2023 822 EA पार्ट 1, यानी सभी बहुविकल्पी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए 731 बटे में 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो देखिए दशमलव प्रसार यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में स्टार लगा हुआ है, यानी कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। फिर भी जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन प्रश्नों को कर लेते हैं ताकि आगे कठिनाई न हो अगर कोई प्रश्न रिपीट कर दे। तो मैं बहुत इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल यह बता रहा हूँ कि 731 में क्या करना है, 625 से भाग देना है। जितना पॉइंट के बाद जितना अंक आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 731 में जब आप 625 से भाग देंगे तो वह आपका आता है 1.1712, यानी दशमलव के बाद कितना अंक आया, 1 2 3 4। और यहाँ पे बोला हुआ है दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आए, 4। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं केवल आंसर निकालने का तरीका इस प्रश्न का बता रहा हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। हाँ, इस प्रश्न में हम भाग देकर नहीं दिखाए हैं, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड यहाँ पे बोला हुआ है बिंदुओं x, y और -x, y के बीच की दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2 ब्रैकेट में x² + y²। सेकंड ऑप्शन है 4 ब्रैकेट में x² + y²। थर्ड ऑप्शन है 2 रूट में x² + y² और फोर्थ ऑप्शन है 4 रूट में x² + y²। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है रूट में, देखिए d मतलब दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह पहला मान आपका x1, यह y1, यह x2 और यह y2। अब यहाँ पे सभी मानों को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए सभी मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x2 का मान है माइनस एक्स, x2 का मान क्या है माइनस एक्स, फिर माइनस x1 का मान है x, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है माइनस y। ठीक है ना, माइनस y माइनस y1 का मान है y। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो यह माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा तो 4 और x का x में गुणा तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका रूट में 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए y और y जुड़ेगा तो माइनस 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यह हुआ तो 4y स्क्वायर। यहाँ से 4 हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर रूट से बाहर करते हैं। तो रूट में 4 है, जब रूट से बाहर जाएगा तो यह 2 का स्क्वायर होता है यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2 और रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 2 रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 8। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अपने ही पहाड़ा में आए, अपने पहाड़ा के अलावा किसी और संख्या के पहाड़ा में न आए, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यह आपका क्लास 3rd 4th का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। अब इसमें देखिए कंफ्यूज आपको कैसे करेगा। फर्स्ट ऑप्शन 0, तो चलिए 0 तो किसी के पहाड़ा में वैसे आता नहीं है। अब कहेंगे 1 आप कहेंगे कि अपने पहाड़ा के अलावा जो है किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन 1 को जो है हम अभाज्य संख्या में काउंट ही नहीं करते हैं। अभाज्य संख्या की जो काउंटिंग होती है वह 2 से होती है। ठीक है ना, और 2 ही इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। 1 जो है अभाज्य संख्या में इसका गणना नहीं होती है। ठीक है ना, न तो यह अभाज्य में न तो विभाज्य में, इसकी दोनों में से किसी में गणना नहीं होती है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि अपने पहाड़ा के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आता है। अगला प्रश्न नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन है q-1, सेकंड ऑप्शन है q+1, थर्ड ऑप्शन है 2q और फोर्थ ऑप्शन है 2q+1। देखिए यहाँ पे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए यहाँ पे पूछता है ना आपसे प्रत्येक धनात्मक, या तो सम पूर्णांक का रूप पूछता है या तो विषम पूर्णांक का रूप पूछता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, पूछता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा या विषम पूर्णांक का। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछता है, यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो मैं आपको दोनों रूपों में बता देता हूं। अभी मैं यह आपको बता रहा हूं कि विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी q का क्या धनात्मक मान होगा इन सभी के लिए, कौन से ऑप्शन के लिए, कि वह q के किस मान के लिए, मतलब यह विषम पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो आइए इसको चेक करते हैं और हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए प्रश्न नंबर 4, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 4 देखिए यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं और इसके ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि q के किस मान के लिए। अब जैसे मान लीजिए q का हम अलग अलग मान ले लेते हैं। यहाँ पे q बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, यह सभी क्या है, धनात्मक मान है। अब फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि q-1, चलिए q-1 में अगर q का मान 1 रखें हम, जैसे q-1 दिया हुआ है तो q का मान जब 1 रखेंगे, ठीक, तो 1 - 1 0 हो जाएगा जो कि धनात्मक नहीं आएगा। तो यह ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन आपसे बोला हुआ है कि q+1, चलिए q का मान 1 रखते हैं, तो q+1 के लिए q का मान 1 रखते हैं, तो 1 + 1, तो यह क्या हो जाएगा, 1 + 1 आपका हो जाएगा 2 आपका विषम पूर्णांक नहीं है,
2 जो है सम पूर्णांक है, तो यह भी आपका रॉन्ग हो गया। अगला आपसे कह रहा है कि 2q, ठीक है, 2q सी वाला, तो यहाँ पे चलिए 2q में रख कर देख लेते हैं। 2q तो 2 मल्टीप्लाई 1, q का मान 1 रख रहे हैं तो 2 आया। फिर अगर q का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी सभी सम संख्याएं आ रही हैं, विषम संख्याएं नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो विषम के लिए यह भी गलत हो जाएगा। अब अगला आपका है कि 2q + 1, डी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2q + 1, देखिए 2q + 1, तो यहाँ पे 2q + 1, अब इसके लिए मान रखते हैं q का मान 1, तो 2 गुणे 1 + 1, 2 का 1 में गुणा तो 2 और 1 3। अब 2 रखेंगे अगर इसमें तो देखिए 2 गुणे 2 + 1, 2 दूनी 4, 1 5, यानी q के प्रत्येक मान के लिए यह सभी जो है क्या आ रही हैं, विषम संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट होगा। अगर सम के लिए यही प्रश्न बोलेगा तब 2q होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए q का मान हमने 1 रखा तो 2 आया, q का मान अगर हम 2 रखते तो 4 आता, ठीक है, q का मान अगर हम 3 रखते तो 6 आता, यानी प्रत्येक कंडीशन में सम संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में क्लियर नहीं किया हुआ है कि सम संख्या पूछ रहा है कि विषम संख्या। इस प्रश्न को हम विषम लेकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, ठीक है। अगर सम बोलेगा तब 2q होगा। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, यदि साइन a + b बराबर √3/2 cos a - b बराबर √3/2, तो a और b का मान क्रमशः होंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 45 अंश 15 अंश, सेकेंड ऑप्शन 15 अंश 45 अंश, थर्ड ऑप्शन 45 अंश 30 अंश, फोर्थ ऑप्शन 30 अंश 45 अंश। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को, देखिए ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। यहाँ पे देखिए साइन a + b बराबर √3/2, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि √3/2 साइन किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए साइन a + b बराबर साइन 60 अंश, ठीक है। वैसे ही इधर वाले को भी लिखेंगे cos a - b बराबर, अब आप जानते हैं कि cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 30 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से a + b बराबर हो जाएगा 60 अंश। दोनों का तुलना करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट, a + b बराबर क्या हो जाएगा 60, इसको बना लेंगे समीकरण 1। इधर भी वही काम करेंगे, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तुलना करने पर, a - b बराबर 30 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समीकरण 2, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो चलिए इसको इसके नीचे लिख देते हैं और जोड़ देते हैं। a - b बराबर 30 अंश, जोड़ते हैं दोनों को, तो देखिए यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, 60 और 30 90, ठीक है। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। तो a का मान आ गया 45। अब यही मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए b का मान क्या आ जाएगा, a + b बराबर 60 है, तो यहाँ पे a के स्थान पे 45 रखेंगे, 45 + b बराबर 60 डिग्री, b बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 60 - 45 बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। यानी आपसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, a और b का मान क्रमशः पूछा हुआ है, तो a का मान 45 और b का मान 15। अब देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 45 और 15 आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आया हुआ है, तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में a और b का मान क्रमशः होगा पूछा हुआ है, तो जिस सीक्वेंस में यह लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में, देखिए ऑप्शन यहाँ b है, लेकिन पहला मान a का मान 45 और b का मान 15, तो सीक्वेंस में ही लिखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 1 - tan² 30 अंश बटे में 1 + tan² 30 अंश का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रूट में 3/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 2/√3 और फोर्थ ऑप्शन है √3। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को
समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न को हमने लिख रखा है, देखिए कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को समझिएगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक एक स्टेप को समझते हैं। यहाँ पे करना क्या है कि सभी का मान रख देना है, यानी 10 30 का मान यहाँ पे रख देना है। चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 10 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3, तो देखिए इसका मान रख देंगे 1/√3 और स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, 10 का मान है 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जब करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, यानी यह सिंपल क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और यह हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इसका इसमें गुणा होता है, यानी 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 2/3। यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 में 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2/4, 2/4, इसको भी कट कर देंगे तो आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 1/2 आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 1/2 आया हुआ है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है -12, सेकेंड ऑप्शन है -6, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 12। ठीक है, यह प्रश्न कई साल रिपीटेड है बहुविकल्पी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि एक मूल 6 है, यानी आपसे यक्स का एक मान दिया हुआ है, जितने घात का समीकरण होता है चर के उतने मान होते हैं। तो यहाँ पे यह 2 घात का समीकरण है, तो एक यक्स का मान दिया हुआ है और दूसरा जो के का मान पूछ रहा है वह मतलब जो 2 चर हैं, यानी दूसरे चर का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, 2 घात का समीकरण, तो यक्स के 2 मान होंगे, एक मूल दिया हुआ है और दूसरा मान आपका के रूप में, के का जो मान नहीं आएगा वह दूसरा मान हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे समीकरण हमने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही यक्स का मान इस समीकरण में रखेंगे जो मूल दिया हुआ है। चलिए रखते हैं यहाँ पे, देखिए x² यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4x, तो 4 और x का मान 6 प्लस के बराबर 0। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 6 चौके 24 प्लस के बराबर 0। 36 में से 24 जाएगा 12, यानी 12 प्लस के बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो के बराबर, या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी के का जो मान आएगा -12 और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -12 आपका ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, 2 संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है 16,18, सेकेंड ऑप्शन है 12,6, थर्ड ऑप्शन है 18,9 और फोर्थ ऑप्शन है 14,7। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, 2 संख्याओं का योगफल 24 है, तो हम संख्याओं को मान लेंगे कि माना वह संख्याएं यक्स तथा वाई हैं, तो यक्स प्लस वाई बराबर 24 हो जाएगा। उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, यानी एक संख्या यानी यक्स बराबर हम क्या कर देंगे 2y कर देंगे, चाहे y बराबर 2x कर देंगे। ठीक है, और उन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हम मान लेंगे कि माना वह संख्याएं यक्स तथा y हैं। ठीक है, योगफल बोला हुआ है, तो यक्स प्लस वाई बराबर, प्रश्न में बोला हुआ है 24। ठीक है, यक्स प्लस वाई बराबर 24। आप मानना चाहें यहाँ पे मान सकते हैं, चूंकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो कम समय में इसका आंसर निकालना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपसे बोला हुआ है कि एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो हम मान लेते हैं कि जो x बराबर 2y, यानी एक संख्या दूसरे की दोगुनी, तो हम मान लेते हैं कि यक्स का जो है दोगुना y है। ठीक है, अब यही देखिए यही जो मान है इस समीकरण में रख देना। चलिए यक्स के स्थान पे 2y रखेंगे इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2y और प्लस y बराबर 24। ठीक है, 2y और यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 3y बराबर 24, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3y बराबर 24, तो y बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी 3 बटे 24 यानी 8 आ जाएगा। y का मान तो 8 आ गया। अब यही y का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे यहाँ पे रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, इसको 1 बना लेते हैं,
तो y बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर देखिए 8 और 2y है, तो 8 गुणे 2 बराबर 16। आपसे क्रमशः मान पूछा हुआ है, तो x का मान 16 और y का मान 8, यानी 16,8 यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 16,8। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 16,8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 9:11, सेकंड ऑप्शन है 11:9, थर्ड ऑप्शन है 3:19 और फोर्थ ऑप्शन है 19:3। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, समझिएगा ध्यानपूर्वक। आप जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, चलिए एक छोटा सा यहाँ पे समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, दो अलग अलग, और नाम रख लेते हैं। समझिएगा ध्यान से, देखिए PQR और एक हमने बनाया ABC। तो देखिए जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, जैसे मैं कहूँ कि इन दोनों का अनुपात, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यह एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, बटे में एरिया ऑफ यहाँ पे त्रिभुज ABC, ठीक है। यह जो बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मान लीजिए संगत भुजा हम किसी को मान लें, यहाँ पे चलिए PQ हम मान लेते हैं, या PR और AC को संगत भुजा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि PR का स्क्वायर बटे में AC का स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान से समझिएगा, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यह भुजाएं हो गई, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा था, यह भुजा हो गई। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PR बटे में AC, ठीक है ना, PR बटे में AC और पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात आपको बोला हुआ है प्रश्न में, देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 81 बटे में 121 अनुपात बोला हुआ है। तो यहाँ पे रख देंगे 81 बटे में 121 बराबर, यह हो जाएगा PR बटे में AC। स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो इस पे लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा, रूट PR बटे में AC। यह इस त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो 81 होता है 9 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख देंगे 9, और यह होता है 11 का स्क्वायर। तो 9 बटे में 11, और इसी को हम कह सकते हैं 9:11, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 9:11 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ही ऑप्शन में 9:11 आया हुआ है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है। लंब की माप होगी, फर्स्ट ऑप्शन है रूट में 3/2 ए मात्रक, सेकेंड ऑप्शन है 3/2 ए मात्रक, थर्ड ऑप्शन है 3/4 ए मात्रक, और फोर्थ ऑप्शन है 3/4 ए मात्रक। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। बोला हुआ है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब प्रत्येक भुजा बोला हुआ ए है और शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया। यहाँ पे आकृति आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको आकृति दिखाते हैं। देखिए यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा A है। फिर बोला हुआ है कि शीर्ष से लंब, आधार पर लंब डाला गया। तो यह शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, जिसका नाम हमने रखा है D, और लंब की माप ही पूछ रहा है, यानी आपसे AD का मान पूछ रहा है। तो देखिए जब लंब डाला गया तो आप समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे तब यह 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यह लंब हुआ, यह 90 डिग्री हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ADC क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यह 90 डिग्री हुआ तो AC जो है कर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ADC क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज है। अब जब यह समकोण त्रिभुज है और आपसे AD का मान ही पूछ रहा है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी AB बराबर BC बराबर AC।
यह सभी भुजाएं बराबर हैं। और AD का मान चाहिए तो आप जानते हैं, देखिए AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, या AD बराबर, चलिए AD बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पे AC है, तो AC का मान क्या है A, तो A स्क्वायर माइनस आधार इसके लिए क्या हो जाएगा DC। DC का मान है A/2 कैसे होगा, देखिए BC यह पूरा है और यह जो है लंब है इस पर, यानी BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो A/2 यह हो जाएगा, A/2 दोनों को जोड़ेंगे तो A ही आएगा, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया A/2 यानी आधा हो गया, ठीक। यहाँ पे रखेंगे A/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यह जो स्क्वायर है अंश और हर दोनों का है, तो इसको और सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस, यह देखिए A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका इसमें गुणा होगा, क्या होगा इसमें गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और पूरे के बटे में 4, यानी एलसीएम लेकर हल कर लिया गया है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए AD 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो यह हो गया, गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो यह हो गया 3A स्क्वायर बटे में 4 और पूरे पे रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब इसको वर्गमूल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा, ठीक है ना। A स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा A, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो A बटे में 2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 3, ठीक है, रूट में 3, ठीक। अब इसी को आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि रूट में 3/2 A मात्रक, जैसा कि ऑप्शन में इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, यहाँ पे रूट में 3/2 A मात्रक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट में 3/2 A मात्रक ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। यहाँ पे देखिए 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 3/22 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकालेंगे इसकी सहायता से। देखिए व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसकी सहायता से निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर यहाँ से हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर व्यास का आधा त्रिज्या होती है, यानी 1/2 और इसके बटे में 2, तो इस 2 का इस 2 में गुणा हो जाएगा, यानी 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3πr स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई के रूप में ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो पाई r का मान 1/4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब यह क्या आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/3 का गुणा 1 में, तो यह 3/16 पाई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। जिस ऑप्शन में आया होगा वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिज्या आपसे दिया हुआ है और थीटा का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा का मान क्या है। थीटा का मान है 60 अंश बटे में 360 गुणे, ठीक है ना, गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पाई के रूप में ऑप्शन ही दिया हुआ है तो पाई को वैसे ही रखेंगे। आर का मान आपका है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है ना, यहाँ पे 0 से 0 कटा, 6 से भाग दिए 36 में तो 6 आ गया, 6 से इसमें भाग दिए तो यह 6 आ गया। आया क्या आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। लंब भुजा की माप होगी, फर्स्ट ऑप्शन है 5.5, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 6.5 और फोर्थ ऑप्शन है 7। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखिए। प्रश्न नंबर 13, यहाँ पे देखिए आकृति हमने बना रखा है। यहाँ पे बोला हुआ है कि कर्ण 7.5 और आधार 4.5 और लंब का मान आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। यहाँ पे पी आर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाइथागोरस प्रमेय आता होगा। ठीक है ना, पी आर बराबर हो जाएगा रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अब पी क्यू का मान क्या है, देखिए पी क्यू का मान है 7.5 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का मान है 4.5 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट लगाएंगे। ठीक है, 7.5 का स्क्वायर होगा, देखिए 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5625। ठीक है, देखिए स्क्वायर जब भी आपका अगर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 वाली संख्या हो तो इसका स्क्वायर 25, और जो संख्या यहाँ पे है उससे एक आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 7 × 56 यह हो गया आपका। ठीक है ना, 7 × 56। ठीक, और अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो एक स्थान पे दशमलव है तो गुणा करने पर 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। माइनस यहाँ पे भी वही काम, 5 का 5 में 25 और 4 का 5 में, 4 से एक जस्ट आगे 5 है तो 5 में, तो 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25, यानी 2025 हो गया। ठीक है, इस पे लगा देंगे रूट, क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। अब यहाँ से करेंगे माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे इस पे भी 2 स्थान पे दशमलव। यहाँ पे देखिए 56 25 माइनस कर लेते हैं, 56 25 यहाँ पे दशमलव, 20 25 माइनस करते हैं 0 0 दशमलव, 6 5 में से 2 गया 3, यानी 36 आ गया। ठीक है ना, दशमलव के बाद इस 0 की वैल्यू नहीं होगी तो यह हो गया रूट में 36, और 36 6 का स्क्वायर होता है तो यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका लंब का मान, यानी पी आर का मान यहाँ पे हो गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है। CD स्क्वायर का मान होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 AB स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 3/4 AB स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है AB स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है 3/2 AB स्क्वायर। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक में जो आंसर है वह AB स्क्वायर के ही रूप में आया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न हल करना है। इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आकृति हमने बना लिया है। बोला हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका, ठीक है ना, AB की माध्यिका CD है और CD स्क्वायर का मान आपको निकालना है। ठीक है, CD स्क्वायर का मान देखिए। अब यह जब माध्यिका है तो 90 डिग्री का यह कोण बना रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे यह समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, यानी यहाँ से AB, AC और BC यह सभी क्या होंगी, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर हो गई। AD का मान चाहिए, ठीक है ना, AD का क्या चाहिए, मान चाहिए।
चलिए AD का मान यहाँ से नहीं, CD का मान चाहिए, तो CD के मान के लिए जब यह 90 अंश है तो यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। किसी को भी आप समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, इसको या इसको, किसी को, ठीक है। तो यह जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो यह क्या हो गया, उसका लंब की तरह काम करेगा, यानी यह आपका हो जाएगा CD स्क्वायर बराबर, देखिए CD स्क्वायर, यह कर्ड हो जाएगा, यानी CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस यह क्या हो जाएगा आपका BD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यह हो गया आपका BC, ठीक है ना, BC। अब यह BD का मतलब क्या हुआ, यह पूरा AB है, ठीक है ना, पूरा क्या है AB है, तो AB का आधा क्या होगा, AB का आधा होगा BD, क्योंकि यह उसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना। तो इसको BC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे BC तो ऐसे ही रहेगा, यह BC माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं AB/2, क्यों, क्योंकि यह आधा है, ठीक है ना, AB बटे में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए यह BC है और BC बराबर AB लिख सकते हैं, क्योंकि सभी आपस में क्या है, बराबर है, और AB बराबर, अब क्यों हम BC बराबर AB ही लिखेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में AB के रूप में आया हुआ है, तो इसके स्थान पे हम AB लिख लेते हैं। तो AB स्क्वायर माइनस यह देखिए AB स्क्वायर, और यह देखिए 2 का जो इस 2 का स्क्वायर होगा तो यह हो जाएगा 4। इसको और सरल करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा गुणा, तो यह हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर पूरे के बटे में 4। यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है, 4 में से 1 गया 3, यानी 3 बटे में 4 AB स्क्वायर, ठीक है, 3 बटे में 4 AB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, आपसे पूछा किसका मान है, CD स्क्वायर का मान पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे CD स्क्वायर, ठीक है ना, CD स्क्वायर 3 बटे में 4 AB स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा, ठीक है ना, उनके भारों का योगफल होगा, यह आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए, भारों का योगफल ज्ञात करने के लिए इसका और इसका हम कर देंगे गुणा, ठीक है ना, 12 और 45.6 का गुणा कर देंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है और व्यक्ति बोला हुआ है कितने व्यक्ति हैं, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या है 12, और बोला हुआ है भारों का योगफल, तो यहाँ पे लिख देंगे भारों का योगफल बराबर समांतर माध्य गुणे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना, व्यक्तियों की संख्या, यह सूत्र हो जाएगा आपका, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। समांतर माध्य आपका बोला हुआ है 45.6 और व्यक्तियों की संख्या प्रश्न में बोला हुआ है 12, गुणा कर दीजिए, 12 छक 72 के 2 7 हासिल, 12 पचे 7 60 और 7 67, 6 हासिल, 12 चौक के 48 और 6 54, ठीक है ना, और एक स्थान पे दशमलव 547.2, और यह किस में है, किलोग्राम में है, तो यह भी आ जाएगा किलोग्राम में, कि ग्राम मतलब किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 547.2 किलोग्राम, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 3, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं। दी गई संख्या लिखी गई है और समांतर माध्य दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए आपका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्याओं का समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग का मतलब कि 3 + 4 + 6 और प्लस यक्स बटे में कुल संख्या,
1 2 3 4 4 संख्याएं हैं तो यह लिख देंगे। यहाँ पे समांतर माध्य का मान 5 दिया हुआ है तो 5 तिरछा गुणा कर लेंगे तो 5 गुणे 4 बराबर, इन सभी को जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13, तो 13 और प्लस में यक्स, 5 चौक के 20, 20 13 का पक्षांतर कर देंगे तो -13 बराबर यक्स, 20 में से 13 जाएगा 7, यानी x बराबर क्या आया 7। अब जिस ऑप्शन में आया होगा वह ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 7 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 7 आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर 1 का विविधकर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और विविधकर ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका समीकरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका विविधकर ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी गुणा करेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, यानी यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर -1 बटे में यक्स बराबर 1, इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो अब यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू यक्स, पक्षांतर कर लेंगे तो यह आपका फाइनली बन जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में यक्स -1 बराबर 0, ठीक है, यह हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, यानी जो मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का उससे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए के स्थान पे देखिए गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 और चिन्ह सहित लेंगे तो -1 और सी बराबर भी -1। अब आपका विविधकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर -4ac, बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4a का मान है 1 और c का मान है -1, तो यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 ही होगा, 4 और 1 5। अब जहाँ पे जिस ऑप्शन में आपका 5 आया होगा तो वही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका 5 आया हुआ है तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 बराबर 0, सेकेंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्षेत्रफल बोला हुआ है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयताकार खेत का, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई बोला हुआ है, देखिए लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई आप यक्स मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 होगा, क्योंकि बोला हुआ है ना प्रश्न में कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई यक्स प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 30 के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने वहाँ पे आपको समझा दिया कैसे लिखना है, यक्स और ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 बराबर 30, ठीक है। इसी को द्विघात समीकरण बना लेना है, द्विघात समीकरण बनाते हैं तो यक्स का गुणा कर देते हैं, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और 30 का इधर पक्षांतर तो -30 बराबर 0। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0 ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 24.2, सेकेंड ऑप्शन 25.1, थर्ड ऑप्शन 25.2 और फोर्थ ऑप्शन 26.4, ठीक है। बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, ठीक है। यह आपका माध्य का मान है और यह आपका माध्यक का मान है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र बता देते हैं। माध्य आपका दिया हुआ है 26.1, माध्यक आपका दिया हुआ है, माध्यक या माध्यिका ये कई बात होती है, ठीक है। बहुलक का सूत्र होता है, अगर इस प्रकार से आपको आंकड़ा दिया गया है तो उसके बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर, यह प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इस फार्मूले पर आधारित एक प्रश्न आएगा ही आएगा बहुविकल्पी में, आज ही नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, क्या होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यह सूत्र होता है। यहाँ से मान रख दीजिए 3 गुणे माध्यक, यानी 3 गुणे माध्यक का मान क्या है 25.8,
माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान है 26.1, गुणा कर दीजिए यहाँ से, 3 का गुणा कर दिए, 3 बटे 24 के 4, 2 हासिल, 3 पचे 15 और 2 17, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 बटे 24 के 4, 2 हासिल, 3 पचे 15, 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस यहाँ पे देखिए 2 का गुणा करिए तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 के 2, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 77.4 में से 52.2 आपको माइनस करना है। तो माइनस करिए, 4 में से 2 गया 2, दशमलव लगा देंगे, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, यानी 25.2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 25.2 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ 25.2, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न और बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। फर्स्ट ऑप्शन है बारंबारता, सेकंड ऑप्शन है संचयी बारंबारता, थर्ड ऑप्शन है वर्ग अंतराल और फोर्थ ऑप्शन है बहुलक। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपका आता है, आपका देखिए माध्यक या माध्यिका और बहुलक, यह तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आते हैं। इसके अलावा कुछ भी दिया हुआ है तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता है। कहीं कहीं यह तीनों आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं और आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें से कौन सा है, बहुलक आप देख सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आता है। बाकी बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, यह सभी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यह आपका पार्ट 1 था जिसमें सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि यह जो साई-फाई स्टडी परिवार है यह आगे बढ़ सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।